जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि आज हम एक सेशन करेंगे प्रेजेंटेशन पे, तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू गिव इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन और मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैर साहब, सैयद हुज़ैर। जी, अस्सलाम क्या वालेकुम हाल है? सर। वालेकुम इस्लाम अहमद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, मैं ठीक-ठाक। जी अहमद। और और कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के दिन गुज़र रहे हैं? कोरोना के दिन बिल्कुल गुजर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है वो जारी है और यह है कि बिजनेस में काफ़ी डायनामिक्स चेंज आ रहे हैं और जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू बैक चल रही हैं। सो सही। फिलहाल ये है। आप बताइए क्या हाल चाल है, क्या बस मसरूफियात हैं? बस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, साथ-साथ हम थोड़े से ये वेबिनार्स कर लेते हैं, थोड़ा-सा हम्म। कंट्रीब्यूट हम फैमिली को कर लेते हैं। तो ये है अच्छा। ज़बरदस्त, अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है आपकी नज़र में क्या है? व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन इन योर ओपिनियन? देखो अहमद, जब हम प्रेजेंटेशन की स्किल्स की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स से। ठीक है। बिल्कुल, सो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कॉरपोरेट में। जब एक ग्रेजुएट करके निकलता है, जब एक बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है, तो जो चीज़ इन डिमांड होती है उसमें सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स होती है एंड सेकेंडली जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन डिमांड होती है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने प्रोसेसेस को पिच करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है। सो जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको जो है वो प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट रिपोर्ट्स, ऑन डिफरेंट डेटा। तो वो चीज़ कंटिन्यूसली चली रही होती है। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स की इन कॉर्पोरेट मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये वो स्किल्स है, अगर एक इंडिविजुअल इसको सीख ले, इसको लर्न कर ले, तो ये चीज़ को काफ़ी जो है वो बेनिफिट दे सकती है। सही। अच्छा, मैं समझता हूँ प्रेजेंटेशंस के एक स्नैपशॉट है, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, जो हुँ, भी आप हुँ, आपने किसी के सामने कोई चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है? हुँ, जैसे एग्ज़ाम्पल हम बहुत छोटी-सी लेते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी अपनी लाइफ़ में देखते हैं कि अगर अगर हम कोई खाने की कोई चीज़ मज़े की बनाते हैं, ठीक है? हुँ, बहुत हुँ। अच्छी डिश है, टेस्टी है, लेकिन वो प्रेज़ेंटेबल ना हो और बड़े गंदे तरीके से आपके टेबल पे प्रेज़ेंट हो रही हो, तो वो मज़ा नहीं आता। हालाँकि वो हो बिल्कुल सकता है सही बहुत कह रहे हो अच्छी, आप। लेकिन जब तक वो टेस्ट करने के बाद अगर वो प्रेज़ेंटेबल ही नहीं है, तो लोग कहेंगे यार, ये तो बड़ी खराब है। मुझे तो नहीं लग रही अच्छी। बिल्कुल, आपने इस तरह जितनी मेहनत की हो, आपने जितना वो टाइम सारी लगाया हो, आपने जितने उसमें इंग्रीडिएंट्स डाले हों, बट अगर वो प्रेज़ेंटेबल नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उस इंग्रीडिएंट का तो होना ज़रूरी है, बट इंग्रीडिएंट के साथ-साथ उसका प्रेज़ेंटेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो येस। अच्छा, प्रेज़ेंटेशन स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नज़र में क्या चीज़, क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? देखो, प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स में चाहिए होती है वो कॉन्फिडेंस चाहिए होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप 10 लोगों के सामने खड़े होते हैं तो एक नर्वसनेस होती है, एक 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 अजीब एक फीलिंग आ रही होती है, टेंस सिचुएशन होती है, बंदा नर्वस होता है, स्ट्रेस आउट होता है। तो वो कॉन्फिडेंस उस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने कंटेंट को लेकर, कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हुई अपने कंटेंट को लेकर। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई अपने कंटेंट को लेकर, अगर आप प्रिपेयर अपने कंटेंट को लेकर, तो फिर ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर मैं इस तरीके से देखूं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस आएगी। कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज़ आएगी वो ये कि आप कितने प्रिपेयर हैं और कितनी प्रैक्टिस आपने की हुई है, और उसके सही, बाद जाके फिर आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं तो 3 P's ये बनता है। तो बिल्कुल, सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। वैसे तो आपकी पूरी बिल्कुल। तमाम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, इवन वर्बल हम्म। भी है, नॉन वर्बल हम्म। भी है, रिटन हम्म। भी और विजुअलाइज़ेशन भी हो रही होती है। हम्म। अच्छा, मैंने देखा एक दो जगह मेरा जाना हुआ एज़ अ गेस्ट स्पीकर, तो वहाँ मैंने देखा लोग प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्स्ट उसमें थोपा हुआ होता है, मतलब बिल्कुल, इतना भरा बिल्कुल, हुआ होता बिल्कुल, है, समझ नहीं आती कि बिल्कुल, आगे वो रीड कर रहा है, कोई न्यूज़ बुलेटिन चल रहा है या वो अपने अपने कंटेंट या अपने प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट कर रहा है। तो बिल्कुल मतलब ऐसे मेरी ही है। लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है जो बि प्रेज़ेंटेशन देते हैं डेली लाइफ़ में, कि वो इनफैक्ट कंटेंट रिवाइज़ करें बिल्कुल। और
जी। इनफैक्ट अभी जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, तो मैं आपको एक एक मॉडल बता दूं। एक मॉडल है जिसका नाम है द मेहराबियन मॉडल। उन्होंने एक रिसर्च की कम्युनिकेशन पर, और जब कम्युनिकेशन पर उन्होंने रिसर्च की तो उनका जो आउटपुट निकल के आया वो कुछ ये आया कि जब इंसान कम्युनिकेट कर रहा होता है तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपके वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ आपकी टोन, एंड थर्ड चीज़ इज़ बॉडी लैंग्वेज। सो जब उन्होंने इसको इसको फर्दर मेजर करने की कोशिश की तो उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि अगर आप 100% आप ले लें कम्युनिकेशन को, तो 100% में जो वर्ड्स, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो 7% है। आपकी जो टोन है वो 38% इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो तकरीबन 55% होता है। सो बॉडी लैंग्वेज को अगर मैं फर्दर डिफाइन कर दूं तो बॉडी लैंग्वेज में आते हैं आपके आई कॉन्टैक्ट के अलावा आपका आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी हैंड्स मूवमेंट। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन में इस तरीके से हाथ हिला रहे होते हैं। सो बहुत ज्यादा हाथ बहुत ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने। आई कांटेक्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, 20 पार्टिसिपेंट बैठे हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका आई कांटेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की तरफ हो। आपका आई तमाम। कांटेक्ट जो है वो ब्रेक होना चाहिए, 5-5, 3-3, 4-4 सेकंड करके जो है वो हर स्टूडेंट की तरफ होना चाहिए, ताकि जो जो स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो लेफ्ट आउट फील ना करे। सो जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपका आई कांटेक्ट आ गया, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉजेज होते हैं। पॉजेज का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट बात कहने के बाद जो है आपने एक पॉज लिया, ताकि ताकि जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझ सकें कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। सो पॉजेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन प्रेजेंटेशन कि कहाँ कहाँ पे आपने पॉजेज लेना है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन इन प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो आपकी टोन की वेरिएशन है। टोन की वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट बात आप अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाह रहे हैं, सो ऑफ कोर्स आपका जो टोन है वो बहुत धीमा हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इस तरीके से आपने जो है वो टोन को यूज करते हुए जो है, इम्पैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली इस तरीके से आप अपनी टोन को यूज करते हुए जो है अपनी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सो अभी तक जो हमने बात की है उसमें बॉडी लैंग्वेज की बात की है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट की मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आई कांटेक्ट के अलावा फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर चुका हूँ। इसके अलावा बॉडी पोस्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन गिविंग प्रेजेंटेशंस। बॉडी पोस्चर का मतलब ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हुए हो, आपका जो बॉडी है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो है वो ना लग रहा हो। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा हाथों की मूवमेंट, हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कंटिन्यूअसली जो है वो मूव कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप जो है वो लेफ्ट पे खड़े हो, आपकी जो बाकी ऑडियंस है वो राइट साइड पर हो, या आप राइट साइड पे खड़े हो, आपकी बाकी ऑडियंस जो है वो लेफ्ट साइड पर है। सो अच्छा देखिए। बाय एंड बाय आप मूव एंड मूव करते रहें, ताकि जो है वो आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे। सही। अच्छा, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि लोग अगर खास तौर पे जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, लोग क्या करते हैं कि पोडियम के अंदर छुप रहे होते हैं। तो अगर जो उनकी हाँ। नर्वसनेस होती है ना, वो अगर बॉडी शेक हो रही होती है तो वो उनका अंदर छुप रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारी नर्वसनेस दूसरी जो ऑडियंस है ना वो ना देखे। हालांकि वो जाहिर हो जाती है जिस तरह वो देखो, डिलीवर कर रहे नर्वसनेस के लिए I've conducted more than 300 sessions at different at various platforms. So नर्वसनेस मुझे अभी भी होती है। इनफैक्ट आप जिस ट्रेनर से भी पूछोगे, जिस स्पीकर से भी हैं। पूछोगे, वो उसको नर्वसनेस स्टार्ट में होती है, बट वो नर्वसनेस जो है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड की होती है, बहुत हुआ 5 सेकंड की होती है। सो जैसे मैं अपने पास जो है वो मेरे पास क्लिकर होता है, मैं क्लिकर अपने हाथ में रखता हूँ और क्लिकर को प्रेस करता हूँ, ताकि जो मेरी नर्वसनेस है उस क्लिकर के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाए। कुछ लोग अपने हाथों में स्ट्रेस बॉल रखते हैं, स्ट्रेस बॉल के थ्रू जो है वो अपनी नर्वसनेस को रिलीज कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपने हाथ में पेन रखते हैं, कुछ लोग जो है कोई और चीज रखते हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। तो मैं अपने हाथ में जो है वो क्लिकर रखता हूँ, क्लिकर के थ्रू जो है जब आपने ग्रीटिंग्स कर ली, जब आपने सलाम कर दिया अपने पार्टिसिपेंट को, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी नर्वसनेस जो है वो ब्रेक हो जाती है। और जैसे ही नर्वसनेस आपकी ब्रेक होती है, आपकी ऑडियंस आपको जवाब देती है, वहीं पर जो है फिर आप एक फ्लो में आ जाते हैं। और अगर आपने तैयारी की हुई है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई अपने कंटेंट की, फिर मेरे ख्याल से आपको जो है वो नर्वस नहीं होना चाहिए, टेंशन में नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ जो लोग गलती करते हैं प्रेजेंटेशन में, वो ये करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये कि जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जब किसी सेशन में होते हैं, और अगर आपने सलाम किया है, अगर आपने ग्रीटिंग की है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पॉज दें अपनी ऑडियंस को जवाब देने का। बिकॉज नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि सलाम करने के फ़ौरन बाद जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो एक 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 कनेक्शन है जो एक ऑडियंस के साथ होना चाहिए, वो बिल्ड नहीं हो पाता। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपने जब सलाम किया, आपने जो भी ग्रीटिंग्स की, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपने कहा, उसके बाद एक पॉज लें।
ताकि पॉज लेने की वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो सके इनिशियली, और जब वो सही। इनिशियली कनेक्ट होती है उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और अपने फ्लो में आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं समझता हूँ ऑडियंस ऑडियंस का जो एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो किसी भी जगह, आपको पता होना चाहिए कि क्या डेमोग्राफिक्स है, बिल्कुल। किस एज ग्रुप्स के लोग मौजूद होंगे वहाँ, ठीक है, और वो सुनना क्या चाहते हैं। असल में बहुत से टाइम ये होता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस से। ऑडियंस बिल्कुल। क्या चाहते हो और आप क्या डिलीवर करना है, आप डिफरेंट फेज पे होते हो और वो एक डिफरेंट फेज पे होते बिल्कुल। हो। तो सो इसमें आप क्या इसमें करना चाहेंगे? इसमें ये होता है अहमद, देखें जैसे मैंने जो सेशंस किए हैं और जो मैं सेशंस कर भी रहा होता हूँ, तो इसमें आप प्री एनालिसिस कर रहे थे। प्री एनालिसिस में ये होता है कि आप अगर किसी क्लाइंट के लिए सेशन कर रहे हैं या आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो वहाँ पे तो आपको आइडिया होता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, कौन है, किस किस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर करनी है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑडियंस आ जाती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन है, उसका क्या पोजिशन टाइटल है, कब से काम कर रहा है, क्या एज ब्रैकेट है, कितना एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाता है। वरना एक एक मॉडल हम लोग यूज करते हैं ट्रेनिंग में जिसको हम बोलते हैं वाईएफएम, WIIFM। वाईएफएम, जब भी कोई ऑडियंस आती है, जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है, जब भी मैं सेशन लेने के लिए कहीं जाता हूँ एज अ पार्टिसिपेंट, मेरी ये डिमांड होती है कि मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। वाईएफएम का मतलब यहाँ पर ये आता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। सो मेरे लिए क्या है। इनफैक्ट आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जरूर सोचते हैं कि ठीक है ये चीज़ मैं काम तो कर रहा हूँ, बट मैं इसमें मेरे लिए क्या चीज़ है। सो जब ऑडियंस एनालिसिस की बात आती है तो आप प्री एनालिसिस कर लें। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो आपके पास, आपको लोग जानते हैं, आपको पता होता है, आपके पास सिस्टम पे लिस्ट मौजूद होती है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट से आप पहले एक लिस्ट मांग लें। उस लिस्ट में जो भी उनके पार्टिसिपेंट है जिन्होंने कल सेशन अटेंड करना है या जिन्होंने कल सेशन में जो है वो आना है, तो उनकी आपके पास लिस्ट मौजूद हो। उसको थ्रू आप जो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि कौन मेरे पार्टिसिपेंट हैं, आप मेरे रिलेट नहीं कर सकते एज ग्रुप से कि कौन से एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी के बाद तो आपका कंटेंट कस्टमाइज़ होता है। देखें, एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है प्रेज़ेंटेशन स्किल्स में, वो ये है कि जब आप सेशन देने के लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है उस प्रेज़ेंटेशन को लेकर कि मैंने जो है ना ये कंटेंट डिलीवर करना है। बट जब वहाँ पहुँचते हैं, उस ग्राउंड पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाके आपने अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ करना होता है। कस्टमाइज़ इस सही। सेंस में करना होता है कि आप सोच के कुछ और आए हुए होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। सो कभी भी कोई भी ट्रेनर से, आप किसी भी ट्रेनर से पूछेंगे तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ये सोच के गया था और मैंने 100% वैसे ही डिलीवर किया। पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज़ बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर आप सिचुएशन को देखकर, वहाँ पर आप नीड को देखकर, वहाँ पे आप पार्टिसिपेंट के इंटेलेक्चुअल लेवल को देखकर अपने कंटेंट को जो है वो बेसिकली कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। सो सपोज़ करें कि मैंने प्लान ये किया कि मैं फर्स्ट हाफ जो है मेरे सेशन का, जो कि बिफोर लंच तक का हाफ है, उस हाफ में मैं 3 एक्टिविटीज़ करवाऊँगा और मैंने 3 या 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। ठीक है? तो ये मैं सोच के गया था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच के जब मैंने अपने सेशन को स्टार्ट किया और फ्लो में जब आया, तो मुझे पता चला कि मैं अभी जो है वो 3 या 4 कॉन्सेप्ट इनके साथ एक साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं मैक्सिमम 2 कर सकता हूँ और मुझे 1 एक्टिविटी करवानी होगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये आपका उस टाइम पे डिसीजन होता है जो आप उसी वक़्त ले रहे होते हैं, रियल टाइम डिसीजन। अगर यहाँ पर आपने उस चीज़ को देख लिया कि हाँ, ठीक है, मुझे डिसीजन लेना है और मैं अभी इनको बहुत सारे टॉपिक नहीं करवा सकता, मुझे सिर्फ 2 टॉपिक पे इनसे बात करनी है, 2 कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे मैं इनको आफ्टर लंच डिस्कस करूंगा। तो ये आप अपने कंटेंट की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रियल टाइम नीड्स। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप वहाँ पर क्या डिसीजन ले रहे हैं। ये डिसीजन जो है फिर आपके कंटेंट को फर्दर कस्टमाइज करता है और फिर उसके बाद फिर आती है डिलीवरी, जहाँ पर आप डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे बड़ा अच्छा ये होता है कि आप ऑडियंस से फिर कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको ये तमाम चीज़ें का पता हो, डेमोग्राफिक्स का पता हो, और जब आप प्री एनालिसिस करके जाते हो, तो आप कनेक्ट हो सकते हो उनसे। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम्म। वो वो आप देखो, डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में अहमद बेसिकली, जैसे अगर आप कोई ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं तो ट्रेनिंग सेशन जो है वो यूजुअली 1 दिन का होता है या 2 दिन के होते हैं या 3 दिन के होते हैं। अगर आप कोई रिट्रीट कर रहे हैं तो रिट्रीट 4 दिन की होती है, 5 दिन की होती है, कहीं कहीं पे क्लाइंट की नीड की बेसिस पे रिट्रीट जो है वो 1-1, 2-2 दिन की होती हैं। रिट्रीट्स क्या होती है? रिट्रीट्स बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। रिट्रीट जो है वहाँ पर क्लाइंट जो है या कॉर्पोरेट जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के या अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर रही होती है, गोल सेटिंग हो रही होती है, मिशन सेटिंग हो रही होती है, विजन सेटिंग हो रही होती है, क्या क्या हमने जो है वो अचीव करना है अगले कुछ सालों में, उसकी डिस्कशन हो रही होती है
क्या हमारे केपीआईज होंगे, उस पर डिस्कशन हो रहा होता है। तो ये तो हो गया आपकी रिट्रीट। रिट्रीट के बाद एक और टाइप आती है जिसको आप ट्रेनिंग सेशन कह लें। ट्रेनिंग सेशन जो है वो 1 दिन का होता है या 2 दिन का होता है, वो खास पर्टिकुलर टॉपिक पर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, अमेजिंग एटीट्यूड हो गया। ये सारे सेशन जो है वो ट्रेनिंग सेशन में आ जाते हैं। फिर आते हैं बाइट साइज सेशन। बाइट साइज सेशन आप कह लें, बाइट साइज सेशन जो है वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे के होते हैं, 1.5 घंटे के होते हैं। अभी यूजुअली जो सेशंस हो रहे हैं बाइट साइज सेशन, बहुत ज़्यादा वो आपके कॉमन है। 1.5 से 2 घंटे के हो रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मार्केट की नीड भी है, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो लोगों की कंसंट्रेशन पावर है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरे पूरे दिन जो है वो सेशन में बैठ सकें। तो अब बहुत ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो बाइट साइज सेशन पे किया जा रहा है। बाइट साइज सेशन पे जो है वो, जैसे ट्रेनिंग सेशन में आप पूरे दिन डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट में से आप 1 या 2 कॉन्सेप्ट उठाते हैं और उसको आप बाइट साइज सेशन में डाल देते हैं। तो बाइट साइज सेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है कंटेंट के हवाले से, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक टूल को फोकस कर रहे हो। किसी स्पेसिफिक टूल को फोकस कर रहे होते हैं, या किसी स्पेसिफिक जो है वो आप कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे होते हैं। ये हो गया आपके बाइट साइज सेशन। बाइट साइज सेशन के बाद आपके पास आते हैं की नोट सेशंस। की नोट सेशन जो है वो बेसिकली आपके पास कोई स्टोरी टेलिंग होती है, कोई ऐसा आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, कोई ऐसी आपकी रिफ्लेक्शंस होती हैं आपकी लाइफ के हवाले से, जिसको आप शेयर कर रहे होते हैं। लेट्स से आपने जो है वो उठा लिया एक टॉपिक एम्पैथी को, ठीक है। एम्पैथी पे आपकी जो भी रिफ्लेक्शंस हैं और उसको आपने जो है अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर दिया, ये आपका की नोट सेशन होता है। की नोट सेशन यूजुअली हाफ एन आवर का होता है, 20 मिनट्स का होता है या 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। ये आपके हो गए। फिर बाकी आपके पास टेक्निकल सेशंस आते हैं। टेक्निकल सेशंस में आपके पास, अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की या एडोब की प्रोडक्ट की, ये टेक्निकल सेशंस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट को टेक्निकल डिटेल्स बता रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो फर्दर पोर्ट्रे करना होता है। इसके अलावा जो है वो परफॉर्मेंस मीटिंग होती है कि आपने पूरे क्वार्टर में क्या किया, आप अपनी पूरी टीम को बता रहे होते हैं, अपनी मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं, वहाँ पर अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है वो वीकली मीटिंग्स होती हैं, मंथली मीटिंग्स होती हैं, डेली मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को और कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसी की डिबेट आ जाती है, डिबेट एक डिफरेंट चीज़ है। स्पीचेस आ जाती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको आप फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया, कैन प्रेजेंटेशन स्टाइल वेरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो है वो वरी क कर सकता है। मैं इनफैक्ट ये भी बोलता हूँ कि जो यंग ट्रेनर्स हैं, जो अभी इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, जो फ़ील्ड में आना चाहते हैं, वो कोशिश ये करें कि वो डिफरेंट ट्रेनर्स की ट्रेनिंग वीडियोज़ को देखें या डिफरेंट ट्रेनर्स के ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करें, ताकि उनको पता चले कि कौन से ट्रेनर का क्या स्टाइल है। जब वो डिफरेंट स्टाइल्स को देखेंगे, जब वो डिफरेंट स्टाइल्स के फ़्लो को देखेंगे, तो उनको आइडिया होगा कि उन्होंने जो है वो किस स्टाइल को फ़ॉलो करना है या किस स्टाइल कि उसको उनको लेके चलना है। सो बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन है वो वरी करती है आपकी ऑडियंस एनालिसिस की बेस पर। आपने ऑब्वियसली जहाँ पर आपके पास यंग ग्रेजुएट्स होंगे, यंग पार्टिसिपेंट होंगे, वहाँ पर आपकी एनर्जी, वहाँ पर आपका फन एलिमेंट ज़्यादा होगा आपकी प्रेजेंटेशन में। वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे एक्टिविटीज़ पे। जहाँ पर आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर, वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन पे, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे स्टोरी टेलिंग पे, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जो है पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस पे। तो ऑब्वियसली आप डिपेंड करता है कि आप किसके सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी जैसी ऑडियंस होगी, आपका जैसा टॉपिक होगा, वैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल भी चेंज होता जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारा थीसिस भी होता है, इस तरह हमने थीसिस वगैरह दिया या जनरली कोई प्रोजेक्ट में कर रहे होते हैं, तो वहाँ के बाद जो मतलब कनेक्शन आपस में नहीं होता। तमाम ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो आपस में एक बाउंड की तरह नहीं काम कर रहे होते, ठीक है। एक जा रहा होता है, एक ईस्ट में होता है, एक वेस्ट में होता है, और मतलब वहाँ बात में प्रैक्टिस नहीं करते। वही बात आ जाती है रिहर्सल की। यहाँ रिहर्सल बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशंस के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आपने अब ये बात है, जो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आपने 1 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। सो 1 मिनट की ट्रेनिंग के लिए, 1 मिनट की डिलीवरी के लिए आपने 1 घंटा सेशन करना है। और हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, पहली बात तो वो कंटेंट जो है वो slideshare.net से जो है वो डाउनलोडेबल होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन वहाँ से डाउनलोड हुई हुई होती है, और 3-3 4-4 लोग जो है वो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे होते हैं। देखो एक चीज़ जो प्रेजेंटेशन स्किल्स में, जो मेरा अपना पर्सनल बिलीव है, वो ये है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन मैंने तैयार नहीं की हुई ना, मैंने उसके कंटेंट पे काम नहीं किया हुआ, तो मैं उस प्रेजेंटेशन को कभी नहीं दे सकता, बिकॉज उसका फ्लो मुझे
फ्लो का मुझे आइडिया नहीं है, उसके कंटेंट का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन से हो रहा होता है कि मतलब एक टॉपिक एक दफा शुरू में आया फिर वो लास्ट में कोई बात आ रही होती है, मतलब एक फ्लो नहीं बन रहा होता है। एग्जैक्टली 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 अगर कोई कंटेंट मैंने तैयार नहीं किया हुआ, वो कंटेंट मेरा नहीं है, तो मैं तो पर्सनली उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे उसके फ्लो का नहीं पता, मुझे उसके रेफरेंसेस का नहीं पता, मुझे नहीं पता कॉन्सेप्ट कहाँ से उन्होंने पिक किए हैं, मुझे नहीं पता कि प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और फिर वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, ताकि आपकी जो डिलीवरी हो वो 100% हो। सो इसीलिए जो है वो यूनिवर्सिटीज में बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसमें जो गैप आता है, जो आप देखते हैं कि बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, वो पहली बात तो यही आपसे आपकी बात जो सही आपने बात की है कि प्रैक्टिस नहीं होती है, रिहर्सल नहीं किया हुआ होता, उसके बाद कंटेंट अपना नहीं होता, कंटेंट कॉपी पेस्ट होता है। जब कंटेंट कॉपी पेस्ट होगा तो स्टाइल भी कॉपी पेस्ट होगा। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट अपना कंटेंट यूज करेंगे, आपने रिसर्च करके कंटेंट को गैदर पता किया है, होगा उसको आपने आपने प्रेजेंट आपको मालूम बिल्कुल होगा बिल्कुल क्या डिफरेंट है। बिल्कुल, आपने कंटेंट को अगर खुद तैयार किया हुआ है तो उसपे आपका फ्लो ही डिफरेंट होता है, वो पता लग जाता है। और जब आप काफ़ी टाइम प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं लोगों को, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन है वो कॉपी पेस्ट है या कंटेंट जो है वो जेन्युइनली तैयार किया गया है। बिल्कुल पता चल रहा है। अच्छा अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि पावर पॉइंट से कंफर्टेबल फील करते हैं, पावर पॉइंट हुँ, भाई पावर पॉइंट होना हुँ। चाहिए प्रेजेंटेशन, अगर उनको खड़ा कर दिया जाए भाई ओरल आप एक चार्ट पेपर यूज करें या फ्लिप चार्ट यूज करें तो वो बिल्कुल हाथ पाँव के फूल जाते हैं कि ना कैसे करें प्रेजेंटेशन। तो डू यू देखो थिंक कि पॉइंट जरूरी है प्रेजेंटेशन देखो डिलीवर करने नहीं देखो, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो कभी कभी ट्रेनिंग में ये नहीं होता कि आपको हर दफ़ा प्रोजेक्टर मिलेगा, या आपको हर बिल्कुल दफ़ा जो है वो पीपीटी मिलेगी, आपको हर दफ़ा जो है वो क्लिकर मिलेगा। आपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है वो एडेप्टेबिलिटी की मोड पे लेके आना होता है। बहुत सारे सेशंस मैंने ऐसे भी दिए हैं कि मैं ये सोच के गया हुआ था कि पावर पॉइंट वहाँ पे प्रोजेक्टर भी होगा, सब चीज़ें होंगी, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे जाके प्लग इन करूँगा और मेरी प्रेजेंटेशन प्ले होगी, मैं प्रेजेंटेशन देना डिलीवर करना शुरू कर दूंगा। बट ऐसा नहीं होता, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी कभी कभी वर्कआउट नहीं करती, तो वहाँ पर आप इतने इक्विप होने चाहिए अपने कंटेंट के हवाले से कि आप विदाउट पीपीटी या विदाउट प्रोजेक्टर जो है वो आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकें। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं बस जब तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो मैं प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट जो है वो आपके फ्लो में नहीं है, या आपके माइंड में कंटेंट नहीं है। आपने प्रेजेंटेशन को देखते हुए, स्लाइड्स को देखते हुए अपने कंटेंट को तैयार करना है, उसको डिलीवर करना है। देखिए आपने प्रेजेंटेशन जो पीपीटी होती है, पीपीटी जो होती है वो आपको गाइड करने के लिए होती है, वो बिल्कुल कंटेंट डंपिंग के लिए नहीं होती है। एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि कंटेंट डंपिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपने शुरू में बात की थी कि मैंने लोगों की प्रेजेंटेशंस देखी जो बहुत बिजी बिजी प्रेजेंटेशंस होती हैं, इतना कंटेंट उसमें डाला हुआ होता है। पीपीटी इसलिए नहीं होती, ये सारा कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए, पीपीटी आपको हिंट के लिए होती है। लोगों को इतने अभी अवेयरनेस नहीं है कि बुलेट्स यूज करें, वो बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी मेहराबिन मॉडल के बारे में। अब मेहराबिन मॉडल जो है एक मॉडल है जिसमें 3 चीजें आती हैं, वर्ड, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। अब मैं अगर ये 3 चीजें पे लिख लूंगा तो मुझे आइडिया है कि मुझे पता है कि बॉडी लैंग्वेज में मुझे क्या बात करनी है, जी टोन में मुझे क्या बात करनी है, और वर्ड्स में मुझे क्या बात करनी है। बट लोग क्या करते हैं कि उन्होंने मेहराबिन मॉडल तो लिखा, बट वर्ड्स में पूरी कहानियां लिख दी कि वर्ड्स क्या होते हैं, टोन क्या होती है, और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो इससे आपकी जो पावर पॉइंट की जो एक लेआउट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और बेचारा जो पार्टिसिपेंट है वो उसका फोकस ही नहीं आ पाता, वो आपको सुने या आपकी पीपीटी की स्लाइड्स को रीड करे। तो आप बिल्कुल हिंट लिख दें, आपने कहा मेहराबिन मॉडल, आपने 3 वर्ड लिख दिए, वर्ड, टोन, बॉडी लैंग्वेज, दैट्स इट। बस फिर आप बात करें पार्टिसिपेंट से, आप उनको एंगेज करें, उनकी इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स को आप लेके चलें, उनसे पूछें कि आप कोई ऐसी एग्जांपल दें जहां पर आपको ये फील हुआ हो कि बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपके चॉइसेस ऑफ वर्ड से या आपकी टोन से। तो ये लोग आपको बताते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सवाल करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों से पूछते हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज रहती है। और ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें मिलती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो ये कि कंटेंट डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई भी होती है। सो कंटेंट डंपिंग ना हो, बेशक आपने हिंट्स के लिए, गाइड करने के लिए अपने अपने कीवर्ड्स लिख दिया, और कीवर्ड्स की बेसिस पे आप जो है अपने कंटेंट को फर्दर ब्रीफ कर रहे हैं, फर्दर बता रहे हैं अपने अपनी ऑडियंस को। अच्छा अब हम चलते हैं डूज एंड डोंट्स की तरफ, ठीक है। आप क्या समझते हैं, क्या डूज क्या होते हैं, मतलब क्या चीज करनी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान? यार क्या डूज में जो सबसे पहली चीज़ आती है जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाई है, यस, डूज जी में जो सबसे पहली चीज़ आती है जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाई है, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई है, उसमें ये कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन 2 बजे है तो मेक श्योर कि आप 1:30 या 1:15 जो है वहाँ पहुँच जाए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सुबह 9 बजे है तो मेक श्योर कि 8:15 मैक्सिमम 8:30 तक आप उस हॉल में मौजूद हो, पहली चीज़।
आप अगर उस वहाँ पहुँच जाएँ तो दूसरी चीज़ आती है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर हो गया, एसी हो गया, रूम की सेटिंग हो गई, वॉशरूम्स किधर हैं, आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है, सिटिंग स्टाइल में राउंड शेप है, यू शेप है या हॉर्स शू है। आपने सिटिंग स्टाइल को देख लिया, उसकी बेसिस पे आपने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा रीचेक कर लिया। आपकी प्रेजेंटेशन में अगर कोई वीडियोज़ हैं, कोई एनिमेटेड चीज़ है, आपने उसको एक दफ़ा रीचेक कर लिया। तो ये 8:30 से जो 9 बजे का टाइम होता है, पौने 9 तक आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, जिसमें आपने अपने कंटेंट को देख लिया, अपनी प्रेजेंटेशन को रीचेक कर लिया, अपने वेन्यू को एक दफ़ा देख लिया। वेन्यू की तरफ अगर आप कहीं होटल में ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट स्टाफ्स होते हैं जो ट्रेनिंग जो वहाँ पर आपको हेल्प कर रहे होते हैं। आपने उनसे पूछ लिया कि बता दें वॉशरूम्स किधर हैं, कौन यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहा है इस वेन्यू को, ताकि आपके पास बैक एंड पे सारी चीज़ें मौजूद हो। आपने स्विचेस देख लिए, स्विचेस कहाँ पर हैं, ताकि आपने कोई एक्टिविटी करवानी है जिसमें आपने अपनी स्विच, अपनी लाइट को या अपने एसी को स्विच ऑफ करना हो, तो आपको पता हो कि आप उस वक्त ना ढूंढ रहे हो कि भाई स्विच कहाँ पर है, बुला रहे हो। तो इससे क्या होती है, इससे डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा और आपकी ऑडियंस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो पहली चीज़ आपने जो है वो लेट नहीं होना, अपने टाइम पे पहुंच जाना है अपने वेन्यू पे। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं उसको देख लें, एक दफ़ा लुक आफ्टर कर लें और उसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें देख लें। और तीसरी चीज़ जो है वो आपने क्या कर लिया, तीसरी चीज़ आपने ये सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद आपने रिहर्सल किया, आपने प्रैक्टिस किया, अपने कंटेंट को बार बार आपने रिहर्सल किया, ताकि आपका डिलीवरी जो है उसमें उसमें फ्लो आए। जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस आपसे इंगेज रहेगी। चौथी चीज़, आपने एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस ऐड करने अपने कंटेंट में। सही है, आपके पास कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, बट वो कॉन्सेप्ट से लोग उस वक्त कनेक्ट हो सकते हैं जब आप उनको जब आप एग्जाम्पल्स देंगे, जब उनको आप रियल टाइम एग्जाम्पल्स देंगे, जब उनको आप जो है वो रिफ्लेक्शंस बताएंगे अपनी, जब उनसे आप स्टोरी शेयर करेंगे, तो लोग ज़्यादा परसुएड होंगे, लोग ज़्यादा आपकी बात का इम्पैक्ट होगा और लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। डोंट्स में अगर मैं देखूँ तो डोंट्स में ये है कि आप अगर अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपकी एक्सपीरियंस ऑडियंस है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर रिहर्सल नहीं की हुई, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई अपने अपने कंटेंट की, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप कंटेंट डिलीवर कर रहे होंगे। डोंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कोशिश करें कि लेट ना पहुँचें। बहुत सारे लोग जो है वो 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पहुंच रहे होते हैं सेशन से, और वहाँ पर जाकर जो है एक अजीब सा सूरत हाल होती है, अजीब सी मैसी कंडीशंस होती हैं। फिर वहाँ पर ऑडियंस आपको देख रही होती है, आप ऑडियंस को देख रहे होते हैं। कोई आपका सेटअप कर रहा होता है प्रोजेक्टर का, तो वो बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक जाता है ऑडियंस की तरफ के जो ट्रेनर था वो रेडी नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उसने कब पहुंचना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सेशन 9 बजे तो पौने 9 बजे आप रेडी हो अपने पार्टिसिपेंट को वेलकम करने के लिए। आप 8:45 वेलकम कर रहे हो, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू द मार्क हो। आप 8:45 पे सामने खड़े होकर गेट के पास अपने पार्टिसिपेंट को वेलकम कर रहे हो कि वेलकम टू द सेशन, ताकि आप जो 15 मिनट होते हैं 8:45 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होता है, इस 15 मिनट में जब आप वेलकम करेंगे तो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना शुरू होगी। और फिर आप बहुत इनफॉर्मल स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो शुरू की जो 15 से 20 मिनट होते हैं, जहाँ पर ऑडियंस को भी डर लग रहा होता है, आपको भी डर लग रहा होता है, आप भी नर्वस होते हैं, आपको ये डर लग रहा होता है कि ऑडियंस कैसी होगी, कौन लोग होंगे, और ऑडियंस को ये होता है कि पता नहीं कौन स्पीकर होगा, कैसे हमसे बात कर रहा होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो एक वो जो एक आइस ब्रेकिंग होती है 15 से 20 मिनट की, वो अगर आपने ब्रेक कर दी शुरू के 15 से 20 मिनट में, तो फिर जो पूरे दिन का सेशन है वो ऑडियंस आपके साथ रहेगी। ऑडियंस जो है वो आपको आपको अंडरस्टैंड करेगी, आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करेगी। आप उनके साथ फ्लेक्सिबल रहें। आप बेसिकली इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करें क्लासरूम में कि किसी को ये फील ना हो कि उसको कुछ भी नहीं आता, और किसी को ये फील ना हो कि आपको सब कुछ आता है। तो ये चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब आप एज अ ट्रेनर जाएं तो आप क्वेश्चंस थ्रो करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑडियंस आपका जवाब दे सकती है, जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती है, और उनको ये फील ना करवाएं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि आप इस तरीके से लेके चलें कि हाँ, मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, हम दोनों मिल के सीखेंगे। तो जब दोनों मिल के सीखेंगे तो हाँ बिल्कुल, जब दोनों मिल के सीखेंगे तो उस क्लासरूम की जो एनर्जी होती है, उस क्लासरूम की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है और फिर वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करती है और आपकी बात को एब्जॉर्ब भी करती है। इसके अलावा मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जी जी बैठ बहुत टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। असल में बात ये है कि विजुअलाइज़ेशन के ज़रिए लोग नहीं कर रहे होते प्रेज़ेंटेशन। मैंने देखा है टेक्स्ट होता है। अब आजकल विजुअलाइज़ेशन का दौर है कि जब तक आप एक अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ नहीं करके दिखाते, इन्फोग्राफिक्स नहीं ऐड करके, आपकी प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट सी लगती है। और लोग बिल्कुल कहते हैं, "क्या यार सुला रहा है यार।" मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। लोग लिटरली कनेक्ट नहीं हो पाते। तो बिल्कुल ऐसी विजुअलाइज़ेशन है।
इम्पोर्टेंट रोल है और ये हमें यूज करना है। विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैंने अक्सर फैकल्टीज को देखा है, टीचर्स को देखा है, कि स्लाइड्स को रीड कर रहे होते हैं। स्लाइड्स को रीड करना नहीं होता, आप जो है वो अपने कंटेंट को इस तरीके से मैप करते हैं कि आप ऑडियंस से बात कर रहे हो, रादर आप स्लाइड्स रीड कर रहे हो। मैंने अक्सर काफ़ी सारे स्पीकर्स को देखा है जिसमें वो स्लाइड्स रीड कर रहे होते हैं। स्लाइड्स रीड करना नहीं होता, आपने जो है वहाँ पर अपने कंटेंट को डिलीवर करना होता है, ऑडियंस से बात करनी होती है। अगर आप स्लाइड्स रीड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि ऑडियंस जो है वो डिसंगेज हो जाएगी, और फिर जो है आपको कोई जमाइयाँ लेते हुए दिखेगा, कोई जो वो सर को जो है सर में हाथ लगाता हुआ दिखेगा। वो ये कहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर एग्जैक्टली तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि आपने किस तरीके से अपनी ऑडियंस को एंगेज किया हुआ है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर अपनी प्रेजेंटेशन में हम ऐड कर लें, अपने पीपीटी में कंटेंट डंपिंग ना करें, अपने जो फॉन्ट है प्रेजेंटेशन का, उस लाइन फॉन्ट को जो है वो स्टैंडर्ड रखें। अगर आप वाइट पीछे बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ब्लैक फॉन्ट यूज करें। आपको पिंक, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कोई आप जो है वो कोई बाहर भी नहीं जा रहे हैं, वो डिफरेंट। लोग बहुत क्या बोल रहे हैं? डार्क बैकग्राउंड्स यूज कर रहे हो एग्जैक्टली exactly. आपको पता है कि अगर आपका ब्राउन ब्लैक है तो आप उस पर रेड फॉन्ट यूज नहीं करेंगे। रेड फॉन्ट यूज करने के लिए उस वक्त नहीं है। आप अगर ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो उस पर व्हाइट फॉन्ट बनता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस ये बोलती है। आपने प्रेजेंटेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखना होता है कि आप प्रेजेंटेशन अपने लिए नहीं दे रहे होते, आप प्रेजेंटेशन सामने वाले के लिए दे रहे होते हैं। तो सामने वाले को वो सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर मैं मैनेजमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मुझे ये नहीं देखना कि ये चीज़ मुझे पसंद है या नहीं है, मुझे ये देखना है कि सामने जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उसकी ये चीज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो हम क्या देख रहे होते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे अगर कलरफुल चीज़ें पसंद है तो मैं कलर डाल दूंगा प्रेजेंटेशन में। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट इतना कलरफुल हो जाए कि जो ऑडियंस है वो जो है उसको दिख ही ना रहा हो, वो बेचारी उसको अंडरस्टैंड करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही हो, या आप बात कर रहे हो वो आपके कंटेंट की तरफ देखिए। क्योंकि कलरफुल चीजें होने की वजह से हो सकता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो डिस्ट्रैक्ट। पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर जो है आपने अपने फॉन्ट्स को देखना है, फॉन्ट्स के साइज को देखना है, कंटेंट डंपिंग नहीं करनी है, अपने वेन्यू पे जल्दी पहुंचना है। इसके अलावा टेक्निकल चीज़ों को पहले देख लेना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो तो आपके पास कोई स्ट्रेस बॉल या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू अपनी नर्वसनेस को रिलीज कर सकें। अपनी कंटेंट की तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, अपने कंटेंट को अलाइन करना है, डे प्लान बनाना है, अपने कंटेंट को कस्टमाइज करना है एज पर द नीड ऑफ द ऑडियंस, अपनी ऑडियंस की एनालिसिस करनी है, प्री ऑडियंस एनालिसिस करना है। अब उसके बाद आप डिफरेंट जो ब्रेक्स आते हैं उस ब्रेक की बेसिस पर आप जो है अपनी कंटेंट को ब्रेक करना है कि ठीक है मैंने फर्स्ट हाफ में ये करवा ली, सेकंड हाफ में मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है सेकंड हाफ में मैंने ये करवा ली, थर्ड हाफ में मैं ये करवा लाऊंगा। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बना देती हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे ट्रेनिंग सेशंस की जहाँ तक बात है, मैं काफी जगह जाना भी होता है, तो ट्रेनिंग सेशन में लोग क्या करते हैं, लिटरली ना कोई एक्टिविटी होती है, बस एक बॉम्बार्डमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की और वो डिलीवर करके लोग चले आते हैं। इस एक्टिविटी से क्या होता है कि थोड़ी सी ऑडियंस आपसे इंगेज रहती है, कनेक्ट रहती है, वरना तो लोग जमाना ले। बिल्कुल, देखिए जब आप ट्रेनिंग सेशन बना रहे होते हैं, जब आप सेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर एक चीज आप बना जिसको आप बोलते हैं डे प्लान या सेशन प्लान। ठीक है, सेशन प्लान में आपने अपने एक एक मिनट को जो है वो ब्रेक करके मेंशन किया हुआ होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक जो है, यस, सुबह 9 से लेकर 9:15 तक जो है मैं फला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। 9:15 के बाद मेरी डीब्रीफिंग आएगी, 1 मिनट की, 2 मिनट की डीब्रीफिंग के बाद मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ। ये एक्टिविटी 12 मिनट की होगी। 12 मिनट की एक्टिविटी के बाद 3 मिनट की इसकी डीब्रीफिंग होगी। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो एक्टिविटी करवाई है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मॉडल हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं, द मॉडल इज बैड मॉडल, BAD। जब भी आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो एक्टिविटी करवाने की 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, पहले आप उस एक्टिविटी को ब्रीफ करते हैं जो कि ब्रीफिंग में आता है। उसके बाद आप उस एक्टिविटी को करवाते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी होती है वो A में आता है। और उसके बाद आप उस एक्टिविटी को डीब्रीफ कर रहे होते हैं कि भाई मैंने ये एक्टिविटी क्यों करवाई और ये टॉपिक से कैसे लिंक होती है, जहां पर आप उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। सो द बैट मॉडल, ब्रीफिंग, एक्टिविटी एंड डीब्रीफिंग। सो इस तरीके से आप जब डे प्लान करते हैं अपना, तो आपको अपने एक एक मिनट का पता होता है कि मेरा जो एक एक मिनट है वो किस तरीके से मैंने प्लान आउट किया हुआ और मुझे किस तरीके से इसको जो है वो फर्दर डिलीवर करना है। तो अगर डे प्लान आपका बना हुआ है तो मेरे ख्याल से फिर आप जो है वो बड़ी इजीली जो है अपनी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं और आपको पता होता है कि आपने कब कौन सी चीज़ करवानी है। और अगर आपने कहीं भी कस्टमाइजेशन करनी होगी तो आप उस कस्टमाइजेशन की उस डे प्लान की बेसिस पे अपने कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक सवाल भी मैं लेना चाहूंगा, व्हाट मॉडर्न टूल्स कैन बी यूज्ड टू एनहांस प्रेजेंटेशन?
यार प्रेजेंटेशन में अबे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर मैं डिफरेंट वेबसाइट्स की बात करूं तो वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है प्रेजेंटेशन गो डॉट कॉम के नाम से। इसमें जी, डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है स्लाइड्स कार्निवल डॉट कॉम। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो है वो एक एक वेबसाइट है स्लाइड्स गो के नाम से, जहाँ पर आपको डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, या प्रेजेंटेशन में जो आप डिफरेंट कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अब आपने अगर अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाना है, उसके लेआउट को बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। अब तो एनिमेटेड वीडियोस पे काम हो रहा है, अब तो 2D एनिमेशन पे काम हो रहा है। मैं खुद 2D एनिमेशन पे काम कर रहा हूँ, एनिमेटेड वीडियोस में बना रहा हूँ, डिफरेंट एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक पर। तो अब तो उन चीज़ों पे काम हो रहा है। प्रेजी एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड क्वेस्ट के नाम से एक टूल है जिसमें डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स मौजूद हैं, स्लाइड्स के डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं, जिसमें आप अपने कंटेंट को कस्टमाइज करके जो है अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के लेआउट को बेहतरीन बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब यूज़ हो रही हैं। तो जो मॉडर्न टूल्स हैं वो फिलहाल अभी ये यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अब तो आप डिफरेंट वीडियोस डाल सकते हैं, वीडियोस में डिफरेंट एडिटिंग वगैरह करके डाल सकते हैं जो कि आपके टॉपिक से आपको लिंक करते हुए मिले। अच्छा वीडियोस बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट करते हो तो थोड़ा सा एक वक्त आता है जब ऑडियंस आके थक जाती है कि यार कब ये खत्म करेगा, कब करेगा ये सेशन, कब बिल्कुल, खत्म होगा। तो बिल्कुल। थोड़ा सा एक बूस्टर आ जाता यार देखो, इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। मतलब है। सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट के साथ वीडियोस भी होनी चाहिए, कंटेंट वीडियोस के साथ एग्जांपल्स भी होनी चाहिए, एग्जांपल्स के साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, आइस ब्रेकिंग के साथ ह्यूमर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमर होना चाहिए। अगर आप ह्यूमर नहीं कर सकते, ह्यूमर भी अच्छा वाला ह्यूमर, वो बिला वजह का ह्यूमर नहीं जो बिला वजह में आपके आपके कंटेंट के फ्लो को ब्रेक कर दे। सो ह्यूमर भी होना चाहिए। ह्यूमर के अलावा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, और एक्टिविटीज का मतलब ऐसा ना हो कि बस आपने एक्टिविटीज करवा दी। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि आपके कॉन्सेप्ट से लिंक कर रही हो। ठीक है, बिल्कुल रिलेट बिल्कुल लिंक कर रही हो। फिर इसके अलावा डिफरेंट ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स के बाद आपने एनर्जाइजर करवाना होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। तो इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। मतलब इसमें वीडियोस भी आ जाएंगी, एनिमेटेड कोई चीज भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सही। अच्छा अब लास्ट में आप कुछ टिप्स देना चाहें कि प्रेजेंटेशन को हम किस तरह अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते देखिए, प्रेजेंटेशन में जो 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 मैंने अभी तक पिछले 7-8 सालों में ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि आप अगर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो बी यूर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आप जो हैं आप वैसे ही रहें, आपने वैसे ही प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, अगर आप अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते तो कोई मसला नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही डिलीवर करें अपने सेशन को। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप वेन्यू पे टाइम से पहले पहुंच जाएं। आप अगर आपकी, मैंने जैसे पहले भी बात की थी, अगर आपकी प्रेजेंटेशन 9 बजे है तो मेक श्योर कि आप 8:15 बजे तक, 8:20 8:20 8:30 तक जो है वेन्यू पे पहुंच जाएं, जहां पर आप जो है वो अपनी सारी चीज़ों को देख रहे हो और आप पार्टिसिपेंट को वेलकम कर रहे हो, ना कि पार्टिसिपेंट आपको वेलकम करें। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी शेक डाउन होगा। जब आप पार्टिसिपेंट को वेलकम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही जो है वो लेवल अप करेगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आती है वो ये कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कंटेंट को लेकर। आप डिफरेंट वीडियोस को देखें, डिफरेंट कंटेंट अपने अंदर इनपुट करें, ताकि जो आपका कंटेंट बाहर निकले वो डिफरेंट कंटेंट हो। सो उसमें फिर ये है कि उसमें डिफरेंट आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से आप कंटेंट पिक कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट स्पीकर्स को देख सकते हैं, उनके फ्लो को देख सकते हैं, उनके स्टाइल को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर इनपुट करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटपुट भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा प्रिपरेशन के अलावा प्रिपेयर आपने करना है। कंटेंट की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आता है जो उसको लिंक करता है। अगर लिंकिंग नहीं होगी, अगर एक आपने बता दी कम्युनिकेशन के बारे में, दूसरा बता रहे हैं एक्सेल के बारे में, तो वो कंटेंट लिंक नहीं कर रहा। जब लिंकिंग नहीं होगी तो आपकी जो ऑडियंस है वो डिसएंगेज हो जाएगी। बिल्कुल फ्लो में आप खुद भी नहीं आ पाएंगे। आपकी ऑडियंस बोलेगी यार अभी तो ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा था और अभी एक्सेल की बात कर रहा है, फिर 2 मिनट बाद आप पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर चार डिस्ट्रैक्शन। मिनट बाद आप एम्पैथी की बात कर रहे हैं। तो वो लिंकिंग नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस आपसे डिसएंगेज हो जाएगी, आप वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ होगी। बाकी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जो आई कांटेक्ट है, आपकी जो हैंड मूवमेंट है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवरी की बात करते हैं। सो जितना ज़्यादा आप इस इन चीज़ों पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इम्पैक्टफुल होती चली जाएंगी। अच्छा यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमें बिल्कुल अहमद, ऐड कीजिए। यहाँ
ये बस लास्ट में करना चाहूँगा, कोई भी प्रेज़ेंटेशन आपको बनानी हो, आपको चाहिए अगर आपके कोई सीनियर्स मौजूद हैं, अगर कोई आपके स्कूल के मौजूद हैं, तो आप उनसे पहले डिस्कस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल्कुल, बिल्कुल। आपके इंडस्ट्री में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया प्रोजेक्ट आया आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में, अगर मैं कॉर्पोरेट हुँ, लेवल की बात कर रहा हूँ और अगर किसी को आप हुँ, जानते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने कोई काम किया हुआ है, तो आप उससे हुँ। डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाता है कि आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को और इम्प्रूव बेहतर तौर पे कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बट बिल्कुल। आ जाता है। जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम अब कंक्लूड करते हैं। फॉर थैंक यू श्योर आप अहमद। थैंक यू थैंक आपने यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच अहमद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।